हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों का स्वागत है जनरल नॉलेज की इस क्लास के अंदर। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जनरल नॉलेज एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है आपके सीयूईटी एग्ज़ामिनेशन के अंदर, जो कि आपकी रैंक डिसाइड करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जनरल नॉलेज की जो हम बात करते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी को। अब दोस्तों, दो टर्म्स आप लोगों ने काफ़ी सुनी होंगी, एक इंडियन पॉलिटी और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सोच के बताइए कि इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्या ये एक ही है? देखिए, कोई भी एक देश होता है, मान लीजिए कोई कंट्री है और यहां पब्लिक है बहुत सारी, राइट? अभी पब्लिक आपस में कैसे रहेगी, इस पब्लिक को आपस में कंट्रोल आप कैसे करोगे, कानून कौन बनाएगा, कानून किस पर इम्प्लीमेंट होगा और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इस पूरे खाके को मिलाकर के अपन क्या कहते हैं, किसी देश का राजतंत्र, किसी देश की पॉलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्टिंग में जब हमने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हमने एक नाम सुना होगा कौटिल्य का। कौटिल्य कौन थे? आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। ठीक है, तो कौटिल्य ने एक चीज बताई, अर्थशास्त्र। ठीक है, इन्होंने पॉलिटी के बारे में अपना डिफाइन करा कि उस टाइम पर स्टेट को पॉलिटी डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती थी। तो उन्होंने एक सप्तांग थ्योरी दी थी उसके लिए। उससे उस समय की दी देन पॉलिटी का विकास हुआ। उसके बाद में आए मुगल्स। मुगल्स ने इस देश पे अपने तरीके से पॉलिटी का विकास करा। जैसे कि कोई राज्य है, कोई क्षेत्र है तो उसका हेड उन्होंने बना दिया सूबेदार, कोई जिला है तो उसका हेड उन्होंने बना दिया शिकदार, एक काजी बना दिया जो कि जुडिशरी को देखा करता था, एक मीर बख्शी बना दिया जो कि सेनापति हुआ करता था। तो उन्होंने अपने हिसाब से पॉलिटी को डिफाइन करा। फिर इनके बाद इस देश में आए ब्रिटिशर्स। उन्होंने इस देश के राजतंत्र में एक नया अध्याय जोड़ा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट्स लेकर के आए, चार्टर एक्ट लेकर के आए। ये सब आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इस तरीके से अलग अलग काल पे अलग अलग लोग जो हमारे देश के अंदर आए, उन्होंने देश का राजतंत्र अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करा। तो ये तो हो गई पॉलिटी। जब भारत आज़ाद हुआ दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस, इस तारीख को भारत आज़ाद हुआ। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो हमारे महान नेता हुआ करते थे, उन लोगों ने देश की पॉलिटी को एक लोकतांत्रिक ढांचे में डालने की कोशिश करी, ताकि जो देश है वो एक वेलफेयर स्टेट बन सके, कल्याणकारी स्टेट बन सके, लोगों की बातें सुने, लोगों की समस्याओं का समाधान करे। ठीक है, तो उसके हिसाब से इन्होंने पॉलिटी का अलग ढांचा बनाया और क्या बनाया, एक संविधान बनाया। क्या बनाया? संविधान, जिसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। और क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था इसलिए उसको बोल दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत की वर्तमान की पॉलिटी को कौन गवर्न करता है? भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि सर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो क्या हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ लेंगे? एग्जैक्टली, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो इनवेरिएबली आप इंडियन पॉलिटी के ही स्टडी कर रहे हो। अब दूसरा सवाल ये आएगा आपके दिमाग में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है क्या? व्हाट इज डेफिनेशन? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज द सुप्रीम लॉ of the country, supreme law and also fundamental law.
सुप्रीम का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा कानून हो गया कि इसके ऊपर कोई नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है। जो चीज़ संविधान में लिख दी गई, सभी इंस्टीट्यूशंस को, सारी पब्लिक को, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट को, जुडिशरी को उसका पालन करना ही होगा। फंडामेंटल लॉ क्यों है? फंडामेंटल लॉ क्यों है? क्योंकि इसके अलावा जितने भी कानून आप बनाओगे, जितने भी कानून आप अन्य बनाओगे संविधान के अतिरिक्त, वो सब बेस किस पर रखेंगे? अपना संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। और उनमें से कोई भी कानून जो बाद में बनाया गया है, चाहे वो डेलीगेटेड लेजिस्लेचर है, चाहे किसी भी अन्य प्रकार का कानून है, कोई भी सरकार बनाती है, संविधान का जो मेन मूलभूत ढांचा है उसको बदल नहीं सकती है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही उस कानून को कार्य करना होगा। अगर संवैधानिक वो कानून नहीं होगा तो उस कानून को जुडिशरी खत्म कर देगी। दैट्स वाई व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की एक चीज और कोशिश करिए। आप देखिए, ये हमारा संविधान है, देखिए जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं बाइलैंग्वेज मोड में पढ़ा रहा हूं। मैं इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर रहा हूं और हिंदी का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएं और कोई चीज़ रटनी ना पड़े आप लोगों को। जब क्लास लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे तो हम आपको एक बुक भी अवेलेबल कराएंगे जो कि बाइलैंग्वेज होगी, इंग्लिश में भी होगी और हिंदी में भी होगी। तो अभी तो आप सिर्फ कंसेप्ट समझिए, बाकी आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो जब हम संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मूल रूप से इसके 3 अंग हो गए। पहला एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का हिंदी का मतलब होता है कार्यपालिका। ये कार्यपालिका क्या करती है? कौन होते हैं कार्यपालिका? एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो भी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं वो कार्यपालिका कहलाती है। जैसे कि आपके स्टेट्स के अंदर गवर्नर हो गए, आपके मुख्यमंत्री हो गए, आपके मंत्रीगण हो गए, सारे आईएएस ऑफिसर जितने भी अधिकारी हैं आपके, वो सारे लोग एग्जीक्यूटिव में हो गए। केंद्र सरकार में आप जाओगे तो राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जितने भी मंत्रीगण हैं वो हो गए, और जितने भी उनके अफसर हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। क्यों? क्योंकि देश का जो कानून है उसको इंप्लीमेंट कौन करता है, ज़मीनी स्तर पर इंप्लीमेंट कौन करता है, उनकी अनुपालना कौन करवाता है? कार्यपालिका। तो ये लोग क्या करते हैं? दे एंश्योर एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज एंड लॉज। क्या करते हैं? एनफोर्समेंट ऑफ द पॉलिसीज एंड लॉज। इनफैक्ट पॉलिसीज को तो बनाते भी हैं ये लोग। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, देश के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकारें बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं। जैसे कि सड़क योजना किसी ने चला दी, किसी ने मनरेगा चला दी, किसी ने उज्ज्वला स्कीम चला दी। तो ये सब क्या है? सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोगों का हो, जनता का हो, इसलिए स्कीम्स चला रहे हैं। अब ये स्कीम्स क्या हैं? पॉलिसीज़ हैं। उन पॉलिसीज़ को बनाना और इम्प्लीमेंट करना किसका काम हो गया? कार्यपालिका का हो गया। लेकिन साथ ही साथ देश का जो कानून है, जैसे कि मान लीजिए सीआरपीसी का कोई कानून है, या मान लीजिए लेबर्स को लेकर के कोई कानून है, इनको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो इम्प्लीमेंट कौन करा रहा है? वो भी तो अधिकारी गण ही करा रहे हैं। और अधिकारी किसके अंडर में आ रहे हैं? मंत्रियों के अंडर में। मंत्री और अधिकारी मिलकर क्या बना रहे हैं? एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। तो आपको मैंने मतलब समझा दिया कि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है। अब संविधान में और किसका वर्णन मिलता है? संविधान में दूसरा वर्णन अपने को मिलता है लेजिस्लेचर का, जिसको बोला जाता है विधायिका। लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया? जैसे कि आपकी संसद है जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, स्टेट्स में क्या बोलते हैं? विधानसभा, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
इनको कलेक्टिवली, ये इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको कलेक्टिवली पॉलिटी के अंदर हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाना। तो ध्यान रखिएगा, कानून कोई मंत्री नहीं बनाता, कानून कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाता, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाता। कौन बनाता है? विधायिका बनाएगी, या तो राज्य के अंदर या केंद्र के अंदर संसद बनाएगी, और इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। सो लेजिस्लेचर का काम क्या है? टू मेक द लॉ। जैसे कि आपने सुना होगा कि डाउरी लेना एक अपराध है, यानी कानून के विरुद्ध है डाउरी लेना। तो ये किसने बनाया? संसद ने बनाया, लेजिस्लेचर ने बनाया। उसका इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? पुलिस करती है। पुलिस किसका पार्ट है? कार्यपालिका का पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों अपनी पावर्स कहां से डिराइव कर रहे हैं? संविधान से। पावर्स कहां से मिली हैं? संविधान से। संविधान में लिखा हुआ है भाई, सबके कार्य अलग अलग कर रखे हैं। तीसरी एक और चीज संविधान ने क्या पार्ट बना रखा है? वो है जुडिशरी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में न्यायपालिका। अगर ये दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना काम करने में फेल हो रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो वैसे कानून को, वैसे आदेशों को नल एंड वॉइड कर देगा कौन? जुडिशरी, न्यायपालिका। तो ये काम किसका है? जुडिशरी का। दूसरी चीज, संविधान में कई चीजें ऐसी लिखी हुई रहती हैं जिनको हर आदमी अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। फाइनल इंटरप्रेटर कौन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? न्यायपालिका, जुडिशरी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप पुलिस ने कोई कार्रवाई कर दी, या मान लीजिए कि किसी मंत्री जी ने कोई कार्रवाई करवाई ये सोच करके कि ये अधिकार क्षेत्र उनका था। जनता को उससे समस्या हुई। जनता का कहना था कि नहीं साहब, ये अधिकार क्षेत्र मंत्री जी का है ही नहीं, ये अधिकार क्षेत्र सरकार का है ही नहीं, या राज्य सरकार का नहीं है, या केंद्र सरकार का नहीं है। उन्होंने लगाई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने उस पर सुनवाई करी, और सुनवाई करके डिसाइड करा, क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर किसको दे रखी है? पाया कि नहीं साहब, सरकार के, राज्य सरकार के पास ये पावर नहीं थी, ये कानून राज्य सरकार ने गलत बना दिया, बनाना था केंद्र सरकार को। इंटरप्रिटेशन किसने करा? न्यायपालिका ने, जुडिशरी ने। तो ये जुडिशरी का काम है, मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है। तो संविधान में आपको इन तीन चीजों को देखने को, स्टडी करने को मिलेगा, इनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस देखने को मिलते हैं। अब आगे चलते हैं अपन। तो चलिए, अभी हमने संविधान क्या होता है ये मोटे तौर पर समझ लिया। अब जो अपना भारत का संविधान है उसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भारत का संविधान कैसे बना, कैसे बन गया। यकायक किसी एक आदमी ने तो बना नहीं दिया होगा संविधान को। संविधान बनाने के लिए पूरी मशीनरी लगी हुई होगी। ठीक है, तो देखिए, भारत का जब संविधान बना तो एक संविधान सभा पहले निर्माण करी गई। इसको ऐसे समझिए कि पब्लिक है, पब्लिक आज की तारीख में भारत की पॉपुलेशन कितनी है? मोटा मोटी मानकर देखें तो 1,126 करोड़ के आसपास है 2011 की जनगणना के हिसाब से। अब तो और ज़्यादा हो गई होगी। तो क्या इतने सारे लोगों को बुला करके उनका मत लिया जाएगा कि भाई संविधान में क्या होना चाहिए? नहीं ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय तक भी लगभग भारत के अंदर 36 करोड़ की आबादी हुआ करती थी। 36 करोड़ लोगों से मंतव्य तो नहीं करा जा सकता था। इसलिए क्या करा गया, ये डिसाइड करा गया कि लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा इंटर्न एक संविधान सभा का निर्माण करा जाए, ताकि हर क्षेत्र के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, हर वर्ग के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, और वो अपने अपने वर्गों की बात संविधान सभा में रखें और संविधान को उस तरीके से निर्मित करा जा सके। इसलिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। ठीक है, इसलिए क्या बनाया गया? क्या बनाई गई? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली
जिसको क्या बोलोगे आप? संविधान सभा। अब इस संविधान सभा ने मिलकर के क्या करा? थोड़ा समय लिया, सिटिंग्स ली और संविधान का निर्माण करा। फाइनली अपने को संविधान मिला। तो देखिए, ये जो संविधान सभा है, ये सबसे पहले मीट करा 9 दिसंबर 1946 को, और ठीक 2 साल 11 महीने 17 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को इन्होंने संविधान बना करके देश के सुपुर्द करा। तो एक तो 2 डेट याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा पहली बार बैठी, मीटिंग में बैठी। 2 साल 11 महीने और 17 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को इनका कार्य पूर्ण हुआ और संविधान सभा ने देश को क्या दे दिया? संविधान। तो एक फैक्ट तो आपको ये याद रखना है। चलिए, अब दूसरी चीज ये है कि साहब संविधान सभा बनी तो उसका स्ट्रक्चर क्या था? तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। संविधान सभा का स्ट्रक्चर कैसा था? स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसमें प्रावधान करा गया कि टोटल मेंबर्स होंगे 3, 8, 9। ये क्या होंगे? टोटल मेंबर्स। थ्री 389 के अंदर भी 292 मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि ब्रिटिश प्रोविंसेस से इलेक्ट होकर के आएंगे, यानी कि निर्वाचित होकर के आएंगे, चुन करके आएंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस से। ब्रिटिश प्रोविंसेस इन इंडिया। अब आप बोलोगे साहब ये ब्रिटिश प्रोविंसेस क्या होते हैं? देखो, जैसे कि आज अपने यहाँ राज्य हैं, यूपी एक राज्य है, एमपी एक राज्य है, गुजरात एक राज्य है। उस समय भी अलग अलग क्षेत्र कुछ प्रांतों में बटे हुए थे। कुछ ऐसे प्रांत हुआ करते थे जिन पे डायरेक्ट किसी राजा का कंट्रोल हुआ करता था, जिनको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। वो राजा मैत्रीपूर्ण संबंध रखता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली उनके क्षेत्र पर राज नहीं करा करते थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे कौन राज करता था? राजा राज करता था, जिनको कहते थे प्रिंसली स्टेट्स। ऐसे कई स्टेट्स गुजरात में, हैदराबाद में, जम्मू कश्मीर में, और अभी वर्तमान में जो राजस्थान है उसमें अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोविंसेस ऐसे थे, कुछ इलाके ऐसे थे जहां पे कोई राजा नहीं था, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नर्स बैठा करते थे, ठीक है, और वो लॉ एंड ऑर्डर भी देखा करते थे, रेवेन्यू पार्ट भी देखा करते थे, तो उनको कहते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस। इन ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर ब्रिटिशर्स ने चुनाव की पद्धति को भी एस्टेब्लिश कर रखा था। तो चुनाव इन ब्रिटिश प्रोविंसेस में होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के देखरेख के अंदर। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस से कितने इलेक्ट होने थे? 292 लोग आने थे। जो आप एक कांग्रेस पढ़ते हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ते हो कि भाई इन्होंने चुनाव जीते, इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नारे लगाए और ब्रिटिश सरकार के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी उन्होंने पार्टिसिपेट करा, वो बेसिकली ब्रिटिश प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ही पार्टिसिपेट करते थे। उनमें से 292 मेंबर आने थे। 93 आने थे प्रिंसली स्टेट से, और 4 आने थे चीफ कमिश्नर एरियाज। अब आप बोलोगे साहब चीफ कमिश्नर एरियाज कौन से थे? चीफ कमिश्नर एरियाज वो होते थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा रूल करे जाते थे, लेकिन कंपैरेटिवली काफी छोटे इलाके हुआ करते थे। एक छोटे लेवल का अधिकारी उन पर रूल करता था, गवर्नर लेवल का अधिकारी वहां पे रूल नहीं करता था, ठीक है। तो ये उसकी क्या थी? एक संरचना थी संविधान सभा की। तो अपन ने ये भी पढ़ लिया। अब आगे और देखते हैं। चलिए,
अपन जब भी स्टडी करेंगे दोस्तों तो शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को स्टडी करेंगे ताकि एक माइंड मैप बन जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं तो एक माइंड मैप बन जाएगा तो जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। शॉर्ट फॉर्म को याद करना शुरू करिए। जैसे कि आप जब भी अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको प्रेसिडेंट लिखना है तो पूरा प्रेसिडेंट थोड़ी लिखेंगे, आप पी लिख करके छोड़ दीजिए, आगे से आपको ध्यान रहेगा कि पी का मतलब प्रेसिडेंट है। मेरे को ब्रिटिश गवर्नमेंट लिखना है तो मैं पूरा ब्रिटिश थोड़ी लिखूंगा, मैं बी लिख करके छोड़ दूंगा, इसका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट है। मुझे राज्यसभा लिखना है, मैं आरएस लिख करके छोड़ दूंगा। तो ये कुछ याद करने के, माइंड मैप बनाने के तरीके मैंने आपको बताए हैं, और इसी तरीके से हम आपको आगे पढ़ाएंगे ताकि आपको क्लियरिटी रहे, आपको फॉर्मूला बेस्ड पॉलिटी याद रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम बात किसी कर रहे हैं दोस्तों, हम बात किसी कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की, और इंडियन पॉलिटी में किसकी बात कर रहे हैं अपन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन पॉलिटी में किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ है, यानी कि किताब बनी हुई है। कभी भी कोई डाउट हो तो उसमें से आप लोग पढ़ सकते हैं कि किसके पास क्या पावर है, क्या रोल्स हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में और भी हैं, जैसे अमेरिका का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे भारत का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक फैक्ट तो ये याद रखना है आपको। तो एक फैक्ट तो क्या याद रख गया है कि द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बनने में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 17 दिन। आप याद कर सकते हो इस फॉर्मूले से, 2:11:17। 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसको अपन क्या बोलेंगे? सीए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठ करके इन्होंने वार्तालाप करी और संविधान का निर्माण करा। तो 2 डेट्स याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949। ठीक है। दूसरी चीज, जब स्टार्टिंग के अंदर संविधान बनकर के आया, जब स्टार्टिंग के अंदर संविधान बनकर के आया तो उसके अंदर 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे। याद रख लीजिए। आज कितने हैं? आज मोर देन 443 या तकरीबन 440 से भी ज्यादा आर्टिकल्स भारत के संविधान के अंदर हैं और 12 शेड्यूल हैं। ये आज की कंडीशन बता रहा हूं, ये और आगे बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आज़ादी मिली थी, जिस समय ये बना था संविधान, उस समय स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स थे संविधान में और 8 शेड्यूल थे। ठीक है। सबसे पहले ये आइडिया किसके पास आया कि भाई संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का होना जरूरी है? तो एम.एन. रॉय, बहुत बड़े एक लेफ्टिस्ट लीडर थे, सोशलिस्ट लीडर आप बोल सकते हो। एम.एन. रॉय, इन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए संविधान बनाने के लिए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 1935 में पहली बार बोला कि एक संविधान सभा होनी चाहिए संविधान बनाने के लिए। ठीक है, तो 1935 में किसने बोला? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। अब जब भी आप आईएनसी देखो तो आप समझ जाओ तो मैं क्या बोल रहा हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम आज कांग्रेस बोलते हैं उसका पूरा नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है और बहुत पुरानी पार्टी है। ठीक है। अब देखो, संविधान सभा बनाने की डिमांड तो बहुत पहले से चल रही थी, 1935 से चल रही थी, लेकिन उस समय राज किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। ब्रिटिश गवर्नमेंट उन दिनों कभी वर्ल्ड वॉर में फंस जाती थी, कभी उनके विरुद्ध कोई आंदोलन हो जाता था, कभी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चंद्रशेखर आजाद और ये भगत सिंह जी कर दिया करते थे। तो विभिन्न समस्याओं से घिरी हुई रहती थी, इसीलिए पब्लिक को पैसिफाई करने के लिए डिफरेंट तरीके के कानून लेकर आती रहती थी, डिफरेंट तरीके के प्रपोजल्स लेकर आती रहती थी कि भाई हम तुम्हारे लिए ये कर देते हैं ताकि तुम खुश रहो, हम तुम्हारे लिए ये कर देते हैं ताकि भाई तुम अब से जो है हड़ताल वड़ताल मत करो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफरेंट प्रपोजल्स लेकर के आती थी। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का जिक्र या संविधान सभा को एक प्रिंसिपली अप्रूवल कौन कौन से प्लान्स के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था? तो अगस्त ऑफर 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में एंड कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 में। इन तीनों में ही ब्रिटिशर्स ने बात करी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बात करी थी कि संविधान सभा बनाई जानी चाहिए और संविधान सभा बनेगी। फाइनली कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी जो संविधान सभा है उसका निर्माण हुआ, जिन्होंने संविधान बनाया। तो फाइनली किसकी बात चली? कैबिनेट मिशन की बात चली। सीए केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये स्लाइड, इतनी सारी चीजें एक स्लाइड में आपके पास हो गई, बहुत शॉर्ट फॉर्म में है।
आप भी ऐसे याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरी किताब तो हम आपको दे ही देंगे पढ़ने के लिए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में जो माइंड मैप है वो इन स्लाइड्स के थ्रू आपका चलता रहेगा। आगे चलें। हाँ दोस्तों, तो ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, जिनमें से 292 जो हैं वो किसके हो गए, आपके बता चुके हैं हम आपको, प्रोविंसेस से डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आए हैं। जो 93 जो हैं प्रिंसली स्टेट्स के हैं, और 4 जो हैं चीफ कमिश्नरेट एरियाज से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है कि ये जो सीट्स थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर में थी, वो उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में थी। मान लीजिए कि यूनाइटेड प्रोविंसेस है कोई जगह, उसमें जितनी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन के अंदर उसको सीट अलॉट कर दी गई थी कि भाई तेरे को इतनी सीट अलॉट करी जाती है। उन पे फिर इलेक्शंस हुए, और इलेक्शंस के बाद ये 292 मेंबर्स सेलेक्ट होकर के आए थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि आज राज्यसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे तो आपको पता है, हालांकि आगे पढ़ेंगे अपन पॉलिटी के अंदर। अब मैं पहले एडवांस में आपको बता देता हूँ कि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन ऐसे होता है कि आप और मैं डायरेक्टली उनके लिए वोट नहीं करते हैं। हमने तो डायरेक्टली वोट किसके लिए कर दिया, हमारे जो एमएलए चुने हुए हैं, यानी कि जो विधानसभा के हमारे एमएलए वगैरह चुने हुए हैं, उनको आपने चुन के भेज दिया। अब वो लोग वहां से वोटिंग करेंगे कि इस पर्टिकुलर राज्य में से कौन बंदा राज्य को रिप्रेजेंट करेगा राज्यसभा के अंदर। तो ये क्या हो गया, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। मेरे द्वारा ऑलरेडी मैंने किसी को प्रतिनिधि चुना हुआ, और उस प्रतिनिधि ने इलेक्ट करके किसी और को प्रतिनिधि बनाया है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से ही ये 292 सीट्स भरी जानी थी। हालांकि ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है, आपके एग्जाम में तो सिर्फ डायरेक्ट से ज्यादा ये चीज आएगी, 389, 292, 93 एंड 4। चलिए आगे चलिए। फर्स्ट मीटिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो उसमें मात्र 211 मेंबर आए थे। कितने आए थे? 211 मेंबर आए थे। टोटल मेंबर कितने होने चाहिए थे? 389 होने चाहिए थे। 211 क्यों आए? क्योंकि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बायकॉट कर दिया था। कांग्रेस के लोग तो आए थे, मुस्लिम लीग एक दूसरी पार्टी हुआ करती थी, उसके लोग भी इलेक्ट हुए थे संविधान सभा में, उन्होंने बायकॉट कर दिया था कि भाई हम नहीं जाएंगे। क्यों बायकॉट कर दिया था? क्योंकि ये जो संविधान सभा थी, कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत ये जो संविधान सभा है, यही एक तरीके से इंतरिम गवर्नमेंट भी रहेगी 1946 से लेकर 1949 तक। इंतरिम गवर्नमेंट, जब तक एक जनरल इलेक्शन नहीं हो जाएंगे तब तक ये इंतरिम गवर्नमेंट का काम भी करेगी। अब मुस्लिम लीग तो गवर्नमेंट बना नहीं सकती थी क्योंकि उनकी सीट्स कम थी, कांग्रेस गवर्नमेंट बना सकती थी, तो विपक्षी दल क्या करेगा? बॉयकॉट करेगा। तो विपक्षी दल कौन था? मुस्लिम लीग था, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, और इसीलिए 211 मेंबर ही रह गए। और क्या हुआ? प्रिंसली स्टेट्स की 93 सीट्स हुआ करती थी। प्रिंसली स्टेट्स में भी काफ़ी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इस प्लान में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्लान क्या है, तो उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा था। बहुत बाद में जाकर के जब माउंटबेटन प्लान आता है 1947 का, तब उनमें विश्वास जागता है और प्रिंसली स्टेट्स जो हैं संविधान सभा में अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर तो कितने मेंबर रह जाते हैं? मात्र 211। और इनिशियली प्रिंसली स्टेट डिडंट ज्वाइन इनिशियली टिल माउंटबेटन प्लान केम इन 1947। ठीक है, तो इस स्लाइड को भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चलिए, जो संविधान सभा था उसने संविधान तो बनाया ही था, साथ में और भी काम पैरेलली कर रहे थे। कौन कौन से काम पैरेलली कर रहे थे? पहले तो उन्होंने अपनी जो भारत की जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ के अंदर देने के लिए एग्री हुए वो सब। अभी कॉमनवेल्थ क्या होता है? कॉमन क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ जितने भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद हो गई थी, लेकिन उनकी एक लेगेसी थी कि भाई ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल करे गए थे ये, उन सब का एक कॉमन ग्रुप बनाया गया जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ। ये लोग आज भी मीटिंग करते हैं, आपस में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो एक गुडविल की फॉर्म के अंदर एक कॉमनवेल्थ बनाया गया था। कॉमनवेल्थ का मेंबर भारत को बनना है या नहीं बनना है, उसके लिए वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी या जो संसद हो सकती थी इंतरिम, उसको रेटिफाई करना होता है कि भाई हम ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो संविधान सभा थी, जो कि उस समय एक तरीके से इंतरिम लेजिस्लेचर का काम भी कर रही थी, उसने इसको क्या करा? रेटिफाई करा कि हाँ भाई हम कॉमनवेल्थ का पार्ट बनेंगे। कब रेटिफाई करा? मई 1949 के अंदर। ये फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा क्या करिएगा?
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा इन्होंने क्या करा, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा। आज आप गर्व महसूस करते हो नेशनल फ्लैग को लहरा करके, उसको छाती पे लगा करके, उसको सैल्यूट करके। तो नेशनल फ्लैग आया कहाँ से? हर देश का एक नेशनल फ्लैग होता है। हमारा नेशनल फ्लैग किसने अडॉप्ट करा? संविधान सभा ने अडॉप्ट करा। कब अडॉप्ट करा? 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट करा। अब एक क्वेश्चन आपसे कि नेशनल फ्लैग डिजाइन किसने करा था, बनाया किसने? मैं बता देता हूं, बाकी आप गूगल भी करिएगा। उनका नाम था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, ठीक है। फिर और क्या करा? एक राष्ट्रगान होता है और एक राष्ट्रगीत होता है, ये भी आपको गूगल करना है। मैं तो बता ही दूंगा, आपको भी गूगल करना है कि राष्ट्रगीत का निर्माण किसने करा था और राष्ट्रगान का निर्माण किसने करा था। राष्ट्रगीत कौन सा है और राष्ट्रगान कौन सा है, ये भी आप गूगल करिएगा, ठीक है। ये कब अडॉप्ट करा गया? ये अडॉप्ट करा गया 1950 में, 24 जनवरी 1950 के अंदर। किसने करा? संविधान सभा ने करा, ठीक है। फिर क्या करा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट माना गया। भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट माना गया, वो भी 24 जनवरी 1950 को। तो एक फैक्ट तो ये हो गया कि भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने बनाया भाई? तो संविधान सभा ने बनाया। कब बनाया भाई? 24 जनवरी 1950 के अंदर बनाया, ठीक है। अब ये साहब 24 जनवरी तक कैसे आ गए आप? क्योंकि संविधान सभा ने संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही खत्म कर दिया था बना करके। उसकी भी कहानी सुन लो। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, यानी कि एक सेशन जिसको अपन बोलते हैं, 1929 में। कहां हुआ था? लाहौर में। और इसमें 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, अब देखो मैंने कहा था शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाऊंगा मैं आपको, इतना लंबा यार, इतनी सारी चीजें याद करनी अपने को, दिमाग में रखनी, तो हर चीज शॉर्ट फॉर्म में चलेगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय ध्वज, दी देन राष्ट्रीय ध्वज जो था अपना, उसको लहराया गया था। ठीक है, लहराया गया। और संविधान सभा के अंदर भी मैक्सिमम जो लोग इलेक्ट होकर के आए थे वो कौन सी पार्टी से थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। तो अपनी इस डेट को कमेमोरेट करने के लिए, यादगार बनाने के लिए उन्होंने क्या बोला कि संविधान बन तो गया है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब करेंगे? अगले साल 26 जनवरी को, तो हो जाएगी 1950। तो कब बन करके तैयार हुआ था? उसके एक महीने बाद, यानी 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करा गया। लागू कब करा गया? और जब भी आप लागू करोगे तो उससे पहले भाई साहब प्रेसिडेंट तो चाहिए। दैट्स वाई 24 जनवरी 1950 को फर्स्ट प्रेसिडेंट घोषित करे गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब जब संविधान आपने बनाया है ना, तो हर, जैसे आपके घर के अंदर काम होता है तो आप क्या करते हो, शादी समारोह होता है तो क्या करते हो, 2-2 का ग्रुप बना करके काम बांट देते हो कि भाई तुम तो खाने का इंतजाम देखोगे, तुम 2 लोग मेहमानों के रहने का इंतजाम देखोगे, ठीक है, तुम बारात का स्वागत करोगे, तो कमेटी बना दी जाती है। ऐसे ही संविधान सभा में भी अलग अलग काम के लिए कमेटी बना दी गई। उन कमेटी के बारे में अपने को पता करना है, हेड के बारे में पता करना है, और वो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी, वेरी पूछा जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे,
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ये थे। फिर रूल्स एंड प्रोसीजर्स कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे याद रखोगे? आर से रूल्स और आर से राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर नेशनल फ्लैग कमेटी JB कृपलानी। फिर फंडामेंटल राइट्स पर कमेटी, FR का मतलब क्या रहेगा? आज से जब भी FR लिखूंगा उसका मतलब होगा फंडामेंटल राइट, और जब भी FD लिखूंगा उसका मतलब होगा फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल राइट्स कमेटी के चेयरमैन कौन रहे? द ग्रेट मैन, द ग्रेट आयरन मैन। कौन थे आयरन मैन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, ठीक है, सरदार पटेल, ये सरदार पटेल, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कमेटी। फिर प्रोविंसेस के मामलों के अंदर जो कमेटी बनी उसमें सरदार पटेल, और सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी बनी उसमें कौन है? जवाहरलाल नेहरू, जेल, ठीक है। तो इस स्लाइड भी आप याद रखिएगा, बहुत जल्दी से याद रह जाएंगे, 6 नाम है, जल्दी याद हो जाएंगे। चलें आगे। अब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना दोस्तों, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट सोर्सेस से कुछ ना कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। इसलिए ये कई बार कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो ओरिजिनल नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लिया हुआ है, ठीक है। कहाँ से क्या क्या लिया हुआ है, कुछ ना कुछ प्रावधान कहीं से लिए, क्या क्या लिए हैं देखें जरा। जैसे कि आयरलैंड एक देश है, यूरोप के अंदर पड़ता है, मैप खोल करके देखिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। जन कल्याणकारी योजनाएं नॉर्मली इन्हीं प्रिंसिपल्स के तहत चलाई जाती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि अपने आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक मिल जाता है आपको। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं ये आयरलैंड से ली गई है। फिर राज्यसभा में 12 सदस्य प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं। ये प्रावधान कहां से लिया गया? ये भी आयरलैंड से लिया गया। RS नॉमिनेशन बाय P यानी प्रेसिडेंट, RS यानी राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं। ये प्रावधान किससे हमने लिया है? आयरलैंड से लिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज किससे हमने ली हैं? आयरलैंड से ली हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है कि राज्यसभा के अन्य जो मेंबर्स हैं जो नॉमिनेटेड नहीं है उनका इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। इलेक्शन का प्रोसीजर अभी मैंने आपको बताया था, तो वो प्रोसीजर कहां से लिया हमने? यहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से। और संविधान का अमेंडमेंट करा जा सकता है, हाँ करा जा सकता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 368 में करा जा सकता है, आगे अपन पढ़ेंगे। ये प्रावधान भी किससे लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जैसे कि मान लो जब संविधान बना तो उस समय देश की नीतियां, देश की परिस्थितियां कुछ अलग थी, उसके हिसाब से संविधान बना था। अब 2024 चल रहा है, 2024 में देश की परिस्थितियां, देश की समस्याएं अलग किस्म की हैं, तो संविधान को मॉडिफाई, अपडेट तो करना पड़ेगा ना। तो अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये प्रावधान है आर्टिकल 368 में कि संविधान को अमेंड करा जा सकता है। तो ये कहां से लिया? साउथ अफ्रीका से लिया। साउथ अफ्रीका वाले क्यों करा करते थे अमेंडमेंट, ठीक है। आगे चलिए, आगे है जर्मनी से क्या लिया आपने? इमरजेंसी प्रोविजंस। कैसे लिया? हिटलर का नाम सुना है? हिटलर हमेशा इमरजेंसी लगा करके रखता था, ठीक है। और हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था। इमरजेंसी के दौरान क्या होता था कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं नॉर्मली, कुछ फंडामेंटल राइट्स को छोड़ करके। लेकिन ये प्रावधान जो था ये कहाँ से लिया कि भाई इमरजेंसी के तहत फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो जाएगा? जर्मनी से। कहाँ से लिया? जर्मनी से, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फिर एफडी का मतलब बताओ भाई, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया था। एफडी का मतलब क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। और एफआर का मतलब क्या था? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किससे ली? यूएसएसआर से। कौन था यूएसएसआर? जो जिसको आज आप रशिया बोलते हो, वो पहले बड़ा हुआ करता था, उसमें कजाकिस्तान भी आता था, उसमें तजाकिस्तान भी आता था, और सबको जोड़ करके क्या बनाता था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। बहुत बड़ा हुआ करता था, बाद में वो टूट गया, रशिया रह गया खाली,
ठीक है। तो ये जो प्रावधान है फंडामेंटल ड्यूटी का कि एक नागरिक के पास भी कुछ कर्तव्य होते हैं करने के लिए, वो कहाँ से लिया? रशिया से लिया, यूएसएसआर से लिया। ठीक है, आगे चलिए। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया भाई? ज्वाइंट सिटिंग एंड कॉन्करेंट लिस्ट। क्या होती है ज्वाइंट सिटिंग? नॉर्मली क्या होता है, जब भी कानून पास करा जाता है, कानून कौन बनाता है? मान लीजिए केंद्र का कोई कानून बनाना है, तो राज्यसभा में बैठी, लोकसभा में बैठी, राज्यसभा ने किसी चीज़ को पास कर दिया, लोकसभा ने फेल कर दिया। अब क्या करेंगे? एक सदन तो चाहता है कानून पास हो, दूसरा सदन चाहता है कानून ये नहीं बने, तो दोनों की ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का एक प्रावधान होता है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ठीक है, और ज्वाइंट सिटिंग मिला करके वोटिंग करा करके बता देते हैं कि भाई मेजोरिटी क्या वोट आ रहा है, कानून पास होना चाहिए या कानून फेल होना चाहिए। तो ज्वाइंट सिटिंग के प्रावधान से क्या होता है, जो डेडलॉक हो गया है दोनों सदनों के बीच में किसी कानून को लेकर के, उसको हम क्या करेंगे? क्लियर कर देंगे। वो कहाँ है? ज्वाइंट सिटिंग। कहाँ से लिया प्रावधान? ये फॉर्मूला कहाँ से लिया, ये टूल कहाँ से लिया, आइडिया कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है, साथ में कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? देखो, 3 तरह की लिस्ट होती हैं, अभी बताता जा रहा हूँ, आगे सुनने को मिलेगा। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी प्रकरण लिखे हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। यानी कि केंद्र सरकार का मतलब है, यानी कि संसद कानून बनाएगी। केंद्र सरकार तो कानून नहीं बनाएगी, संसद कानून बनाएगी। ठीक है। स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? विधानसभा का है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? दोनों का ही है। संसद भी बना सकती है, राज्य और विधानसभा भी बना सकती है, जो पहले बना ले, जो पहले बना ले। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट कि भाई दोनों लोग कानून बना सकते हैं, राज्य और केंद्र दोनों। कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इससे क्या लिया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उनका भी रिटन था, हमारा भी रिटन है। फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से लिए, तो फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया। ये देखो, फंडामेंटल राइट किससे लिया? अमेरिका से लिया। अमेरिका की जुडिशरी बहुत फेमस है, यानी कि उनकी जुडिशरी सबसे स्ट्रांग है। तो जो जुडिशरी स्ट्रांग है, वो कहाँ से लिया हमने? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया। वहाँ भी वो लोग कानून, इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं संविधान का। यहाँ भी हमारी जुडिशरी जो है वो क्या करती है? संविधान का इंटरप्रिटेशन करती है। तो जुडिशरी का जो सिस्टम है वो कहाँ से लिया? यूएसए से लिया। फिर आप प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कर सकते हो, यानी प्रेसिडेंट को हटा सकते हो। दोनों सदन चाहें अगर, लोकसभा राज्यसभा, तो एक इंक्वायरी के बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो सकता है। हालांकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है भारत के अंदर, लेकिन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो सकता है। ये प्रावधान कहाँ से लिया है? ये भी यूएसए से लिया है। ये भी कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। ठीक है, आगे चले। अब देखो, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया? भैया इन्होंने तो राज कराया अपने ऊपर, ब्रिटिशर्स ने तो राज कराया हमारे ऊपर, तो इनसे कुछ नहीं लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, इनसे भी लिया। इनसे क्या लिया? पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि आपके पास संसद है, आपके पास विधानसभा है राज्यों में, केंद्र में संसद है, ये क्या बनाएंगी? कानून बनाएंगी। और आपने देखा होगा कि हमारे संसद का ही सदस्य कौन होता है? मंत्री भी संसद के सदस्य हो जाते हैं, जो कि कार्यपालिका के भी सदस्य हैं, लेकिन संसद के भी सदस्य हैं। तो इसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये यूनाइटेड किंगडम से लिया। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, जो कि ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे। जब ब्रिटिश रूल करते थे तो ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे। उसमें से हमने आज के संविधान में क्या लिया है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस साउथ अफ्रीका से भी लिए थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिए थे। तो ये आपको याद रखना है। तो आज के लेक्चर्स में तो हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए हमने एक किताब भी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, जो कि आपको बाद में दे दी जाएगी। देखिए, एक बार आप किताब दिखा देते हैं आपको। आप जब ये लेक्चर्स अपना ले लेंगे तो उसके बाद ये किताब भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। अभी ये इंग्लिश वर्जन आपको दिखा रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स। तो कंसेप्ट्स अगर आपने एक बार समझ लिए, उसके बाद तो ये किताब में से भी आप रीड करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये पूरी किताब है, इसके अंदर हमने सारे शेड्यूल्स लिखे हैं, सारे आर्टिकल्स लिखे हैं।
ठीक है। एंड आर्टिकल्स के बाद आपको अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए हैं संविधान के अंदर वो सब देखने को मिल जाएगा। तो एक पूरी एक कोहेरेंट लिस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको मिल जाएगी एज अ रेडी रेफरेंस एंड रेडी रिकॉर्नर्स। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि आप जो है अपने कंसेप्ट्स क्लास में क्लियर करते हुए जाएं और फिर एक बार रिवीजन जो है बुक्स के साथ कर लें, तो आप डेफिनेटली इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे पेपर में सॉल्व करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।